नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ओंकार जी, और आज हम लोग बिहार के उस इशू पर बात कर रहे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चूंकि वैसे तो सब लोगों के लिए वो इशू हो गया, लेकिन इसको हम ऐसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये प्रकरण बहुत पहले दोहराया जा चुका, लेकिन शायद इस तरह नहीं। क्योंकि उसमें मुझे लगता है ओंकार चौधरी सर ने जो यूट्यूब पर एक शब्द फेमस किया, वैसे तो हमारी वो कहावत है, लेकिन वो हम ओंकार चौधरी सर से ही समझते हैं कि आखिर चुनाव में पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं। और ये बात ठीक है कि इस बार इन्होंने बहुत ज्यादा दावे कर दिए थे अपने तमाम उसके साथ की बदलाव और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अब ये जो हालात हैं, क्या इस तरह की बात हम लोग सोच सकते थे कि ऐसा होगा? आपको भी और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बात ये है कि एक तरफ बहुत ही परिपक्व और संघर्ष, नीचे से संघर्ष करके ऊपर तक आया हुआ नेतृत्व था। दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि इस उम्र में भी, यानी 50 से ऊपर, बल्कि 56 साल के ही लगभग होने वाले हैं, और दूसरा भले ही अभी 30 और 40 के बीच में झूल रहा हो, लेकिन अनुभव लगभग शून्य। अब देखिए, राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से चुन करके आए थे, तो उनका संसदीय जीवन भी अब करीब करीब 21 साल तो हो ही गया है। 21 साल में तो परिपक्वता आ जाती है। संगठन में कैसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगाया जाता है, कैसे उनको संघर्ष में झोंका जाता है, कैसे उनको तपाया जाता है, और किन किन चीजों की जरूरत होती है शांति काल में भी और युद्ध काल में भी, यानी सामान्य दिनों में भी संगठन को कैसे चुस्त चौकस रखा जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, और जब समय आए यानी चुनाव आए तब किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज सबकी होनी चाहिए और कैसे जुटना चाहिए, किसको कैसे जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। सामने उनके उदाहरण है। जब वो सर्वे सर्वा नहीं थे पार्टी के, यानी फैसले उनकी मम्मी ले रही थी और एक कोटरी ले रही थी, तब भी वो बहुत कुछ सीख सकते थे। तब भी कांग्रेस कम से कम चुनाव लड़ती हुई तो दिखाई देती थी, मुद्दों पर बात करती हुई तो दिखाई देती थी। लेकिन जब से इन्होंने टेक ओवर किया है, और गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए 7-8 पेज का एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, उसमें बहुत डिटेल जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी का आचरण कैसा है, सोच और अप्रोच कैसी है, जो सीनियर मोस्ट नेता हैं उनसे भी वो किस तरह का बर्ताव करते हैं। सलाह लेने की तो बात छोड़ दीजिए, उनका कहना था कि राहुल गांधी के ऑफिस में खुद मेरी कई मेल पड़ी हुई होंगी, आज तक किसी मेल का कोई जवाब नहीं आया। मिलने के लिए, समय देने के लिए इनके पास समय नहीं है। और वैसे समय ही समय है तफरीह के लिए, विदेश यात्राओं की खूब इनका शौक है, तो वहाँ के लिए समय ही समय है। इसी तरीके से मछली पकड़ने के लिए भी समय है, कुली गिरी करने के लिए भी, बढ़ई गिरी करने के लिए भी, सब्जी मंडी में जाकर के, क्योंकि वो सब एक रील वाली जो लाइफ है इनकी, वो इनको शायद ज्यादा अट्रैक्ट करती है या ज्यादा रोमांचित करती है, और उसमें इनको लगता है कि अच्छी खासी चर्चा हो जाती है कि चलो आज तो राहुल गांधी सब्जी मंडी में गए, आज तो फला से बात की, आज तो ढिमकाने से बात की। ये जो समय है इस बदले हुए समय में जो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्दी अगर आपको फेम मिलती है तो बहुत जल्दी डिफेम भी आप हो जाते हैं। और अगर आप एक झूठ बोल रहे होते हैं तो अतीत के आपके पूरे झूठों की लिस्ट, कब कब आपने क्या क्या झूठ बोला है, वो सब आपके उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाते हैं, प्रमाण के साथ मिल जाते हैं। इसलिए ज्यादा सतर्कता, ज्यादा संयत भाव, और चूंकि आपकी पार्टी इस समय विपक्ष में है और बहुत सारे धक्के खा चुकी है, बहुत सारे थपेड़े खा चुकी है,
और आपके माथे पर भी एक टैग लगा हुआ है एक नाकाम लीडर का, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। आपके लिए सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय आपको देना चाहिए। मेरा मानना है कि देना चाहिए। अब वो अगर उनको ये गलतफहमी है कि मैं तो एक ऐसे खानदान से हूं जिसमें 3 प्रधानमंत्री और 3 ही भारत रत्न हुए हैं, मुझे कोई क्या सिखाएगा या मुझे किसी से सीखने की क्या जरूरत है, तो ये बड़ी भारी गलतफहमी के शिकार हैं। और बिहेव उनका एक्चुअल में वही है, जो अहंकार, जो बॉडी लैंग्वेज, जो जबान है वो बहुत ही खराब है। लगता नहीं लोगों को सुन करके कि ये नेहरू या इंदिरा या राजीव गांधी के खानदान से हैं। एक सड़क छाप वाली जो भाषा, ये इनकी मम्मी ने तो राष्ट्रपति के बारे में बहुत गलत बयानी कर दी थी, बेचारी बता दिया था, जो तीनों सेनाओं की प्रमुख होती है। प्रधानमंत्री को तो ये भर भर के गालियां देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये आदमी बीच में एक ऐसी बाधा बनकर के खड़ा हो गया है कि ये ना होता तो अब तक हम ही लोग राज कर रहे होते। जैसे 2009 में आडवाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 138 से 116 सीटों पर ला करके पटक दिया था, इसी तरह हम भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल करते रहते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सारा खेल ही बदल दिया है। तो हम चूंकि बिहार की और यूपी की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र जी, तो बिहार, यूपी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये देश के, और महाराष्ट्र भी इसमें ले लीजिए। महाराष्ट्र तो सेकंड लार्जेस्ट लोकसभा सीटों के माध्य के हवाले से अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। इन सारे ही राज्यों में कांग्रेस की हालत क्या है, ये हमें देख लेना चाहिए, और शायद राहुल गांधी को भी देखना चाहिए। एक्सीडेंटली महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें इन लोगों ने जीत ली थी, और एक वो सांगली वाली वसंत दादा पाटिल के पोते जिनको टिकट नहीं मिला था और वो निर्दलीय खड़े होकर के आ गए थे जीत करके। तो 48 में से 31 सीट जीतने के बावजूद अगर विधानसभा चुनाव में आप ढह जाते हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं, और वहां भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है, तो ये एक श्रेष्ठ केस है, उदाहरण है। इनके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए था। लेकिन जनादेश को और ये क्यों हुआ, इसको जानने समझने के बजाय वहां भी झूठ बोला गया कि जी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में इतने मतदाता कम हो गए कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, और बड़ा खेल किया गया, और वहां पर हमें खेल करके, मैच फिक्सिंग करके, ऐसा कह करके इन्होंने करीब 16 अखबारों में, अलग अलग भाषाई अखबारों में आर्टिकल लिखे थे राहुल गांधी ने। फिर अपनी मम्मी से भी आर्टिकल लिखवाए गए। तो ये परिवार, कई बार लगता ये है कि अपनी नाकामियां, अपनी गलतियां, अपनी अप्रोच, अपनी सोच और गलत नीतियों पर पर्दा ढांपने के लिए, और जो विफलताएं हैं उसकी जिम्मेदारी से बचने के लिए तरह तरह के बहाने हर चुनाव के बाद ढूंढता रहता है। जी इस बार भी आप देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी ने स्वीकार कर लिया, दूसरे लोगों ने स्वीकार कर लिया दबी जबान से कि हाँ गलती हुई है और हम देखेंगे, हम उस पर मंथन करेंगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी विदेश से लौटे, उसके बाद आप कांग्रेस का रुख देख लीजिए, फिर पुराने ट्रैक पर वो चले गए कि 14 दिन में हम गड़बड़ियों के सबूत पेश कर देंगे। जी मैं दरअसल हम लोग राहुल गांधी पे आ गए। मुझे लगता है राहुल गांधी की चर्चा तो अब कोई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस पे है, और उनको वो जिस तरह उनकी पार्टी कह रही थी हम चर्चा करेंगे, तो वहां चर्चा बनने के लिए कुछ है नहीं, सिवाय इसके कि कितने जोड़ी जूते उनके खराब हो गए होंगे, क्योंकि वो ये समझ में भूल गए कि नीचे नदी में जूते पहन के मछलियां नहीं पकड़ी जाती है या तैरा नहीं जाता, ये सब चीजें। तो लिहाजा उनकी चर्चा सिर्फ उसके इर्द गिर्द होगी। हम ये देख रहे हैं जो लालू यादव परिवार का जो प्रकरण आया, मेरा आशय उसी प्रकरण से था कि ये इस तरह का हाल तो हमने कभी उत्तर प्रदेश में भी नहीं देखा। क्या आपको ये उम्मीद थी कि कहीं कुछ परिवार के अंदर इतना बड़ा चल रहा है, जबकि एकजुटता की तस्वीरें दिखाई जा रही थी जब नॉमिनेशन भरने चले, हालांकि उसमें भी दिख तो सिर्फ वही रही थी, या तो तेजस्वी की पत्नी या फिर मीसा। तो आप उस परिवार के जो अंदर चल रहा है, जिसको हम लोग कहा जाता है, जिसके लिए मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल, जो कहावत थी जूतों में दाल जो बटना है,
वो सब का क्या असर है? वो क्या अगर ये जीत जाते तो शायद ये ना होता? हाँ, नहीं होता, चीजें दबी रहती, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कंगाली में आटा गीला वाली कहावत लागू होती है कि जब आप राजनीतिक रूप से तिरस्कृत कर दिए गए हों, मतदाताओं के द्वारा ठुकरा दिए गए हों, तो उसके बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं और झगड़े सामने आते हैं। एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कहावत है, वो हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है। पर इन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी यादव फैमिली में, मुलायम सिंह यादव के परिवार में क्या कुछ नहीं घटा, वो तो हमारे आपके सबके सामने है। मुलायम सिंह यादव को मंच पर ही उनके हाथ से माइक छीन लिया था अखिलेश यादव ने, और फिर किस तरीके से शिवपाल यादव को और मुलायम सिंह यादव को धकिया करके संगठन से, जो उनका वर्चस्व था, उससे हटाया गया। अखिलेश यादव किस तरीके से अध्यक्ष बन बैठे, और मुलायम सिंह यादव ने तो मंच से कहा था कि क्या कहा था वो, कि ऐसा बेटा जो है, जब बाप के साथ ऐसा व्यवहार करेगा बेटा, तो बाकी के साथ कैसा करेगा। इस तरह की लैंग्वेज खुद मुलायम सिंह यादव की थी। तो मुलायम सिंह यादव को इन्होंने भी कब सम्मान दिया है। और यहाँ पे बिहार में अगर हम देखें तो कितनी 10 या 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे थे ना ये, कि साहब इन सीटों पर आप भी लड़ लीजिए और इन सीटों पर हम भी लड़ लेते हैं। तो जब ये इतनी विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में फ्रेंडली फाइट चुनाव में कर सकते हैं, तो फिर परिवार के भीतर तो क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे। अब तेज प्रताप की पत्नी, जिनको बिहा करके लाया गया और जिनको कैमरों पर पूरे बिहार ने भी देखा और देश ने भी देखा, ऐश्वर्या, वो रोते हुए परिवार के बाहर निकली थी और कैमरों पर उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी ने मुझे मारा है। इनके पुराने मित्र चंद्रिका की बेटी। तो ये हिसाब किताब लालू परिवार में पहले से चला आ रहा था। तब बहू के साथ किया था, अब बेटी के साथ हो रहा है, और अकेले रोहिणी के साथ नहीं हुआ है। शाम होते होते, कल शाम होते होते 3 और बेटियों ने पटना में स्थित राबड़ी देवी और लालू यादव का घर छोड़ दिया, और रोहिणी वहां से हवाई जहाज में सवार हुई, दिल्ली लैंड की, वापसी सिंगापुर के लिए, और उससे पहले मीसा भारती के घर पहुंच गई। वहां पूरा प्रकरण उन्होंने बताया कि हुआ क्या था। तो जब ये स्थितियां, परिस्थितियां किसी घर में पैदा हो जाएं, तो समझ लीजिए कि क्या चल रहा है। और ये सब दबी जबान से सबका ये कहना है कि जब से विजातीय और विधर्मी, मतलब दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाली लड़की से तेजस्वी ने शादी की है, तब से घर में तूफान खड़ा हुआ। अंदर ही अंदर जो चीजें चल रही थी, वो अचानक इस चुनाव के हार जाने के बाद ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी है। नाम संजय यादव का लिया जा रहा है, किसी रमीज का लिया जा रहा है, लेकिन वो सब कब हावी होते हैं, घर के बाहर के लोग कब हावी होते हैं घर के भीतर, जब आप घर में उनको घुसने का मौका देते हैं। अगर घर को घर ही रहने दें, राजनीति का अखाड़ा ना बनने दें, या किसी बाहर वाले को, चलिए फिर भी ड्राइंग रूम तक ठीक है, लेकिन रसोई तक और बेडरूम तक आप घुसने का मौका दे दें और उससे कच्ची पक्की बातें अपने घर की करने लगे, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो ये एक्चुअल में एक तरीके से बिखरता हुआ परिवार है इस समय, और कई तरह के संकटों से लालू का परिवार घिरा हुआ है। और मैं मानता हूं इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार है। इन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तब कुछ नहीं सीखा, जब चारा घोटाला किया जिसमें ये सजा याफ्ता है। उसके बाद ये रेल मंत्री बने, तो रेल मंत्री को भी इन्होंने एक अवसर के रूप में लिया, वहां भी घोटाला किया। दूसरी बार रेल मंत्री बने तब भी घोटाला किया। तो ये आदतन अपराधी हैं, और उसके बाद तो इन्होंने अपने परिवार वालों को भी लपेट लिया उस भ्रष्टाचार का
एक तरीके से इनको सबको उसमें भागीदार बना लिया। अब केवल 2-3 चेहरे बचे हैं परिवार के, बाकी सब अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि उन्होंने लिखा था 18 नवंबर को मेरी ताजपोशी होगी, तो बहुत सारे लोग अब ये कहने लगे कि भाई ताजपोशी तो हो गई, घर के मुखिया बच गए, अकेले ही बचे हैं। लेकिन ये अगर हम देखें कि ये बिखराव तो शुरू से ही दिखने लगा था, क्योंकि संजय यादव या रमेश से होकर ही टीएमसी की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, जिनसे प्रधानमंत्री मिलने के लिए भी मुझे लगता है वो आज भी चाहेंगी प्रधानमंत्री उनको समय देंगे, क्योंकि वरिष्ठता और तमाम चीजें और राजनीतिक विरोधी जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत और उसका वो मानते हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन वही जब तेजस्वी से मिलना चाह रही थी तो उनको इसी चैनल से जाना पड़ा, फिर यही चैनल तेज प्रताप के लिए इस्तेमाल हुआ कि वो उससे जाएगा। फिर ये क्या, दरअसल बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोगों ने यूपी में देखा, अमर सिंह का किरदार देखा, पूरे परिवार को वही संचालित करने लगा था, फिर बाद में निकला तो खैर है, अखिलेश ने उसकी छुट्टी की। लेकिन उसी तरह से क्या संजय यादव, और क्योंकि ये कहा जाता है जब इस तरह का कोई आदमी बाहरी ताकतवर होता है, उसके पीछे फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, कि आखिर पार्टी की फाइनेंसिंग का चैनल वो बन जाता है और सारे पैसे उसके पास कहीं ना कहीं उसके इशारे पर या इर्द गिर्द घुसने लगते हैं। क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि संजय यादव जो इतना प्रभावशाली हो गया और तेजस्वी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते? और आपने देखा होगा हरियाणा का वो रहने वाला, और उसके बाद दूसरा आदमी है उत्तर प्रदेश का, और आप आरोप लगा रहे हो कि बिहार वो गुजराती दो आ गए हैं यहाँ, उनकी नहीं चलेगी, बिहार बिहारियों का है। लोग मिलने के लिए टिकट लेने वाले, आप देखा होगा कि वो किस तरह से बाहर निकल के कोस रहे थे। एक ने तो कहा 25 सीट पे आ जाएगी, 25 पर ही आ गई। तो ये क्या मतलब, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा परिवार के अंदर डिवीजन होना? क्योंकि देखिए ये तो मैंने पहले ही दिन, याद होगा जब तेज प्रताप निकला था तो मैंने कहा था कि अगला नंबर रोहिणी आचार्य का होगा, क्योंकि वो भी थोड़ा राजनीतिक होगी। मीसा और जो मुझे लगता है कि मीसा और तेजस्वी एक तरफ होते हुए दिखते हैं हमेशा से, और वो कहानी मुझे लग रहा है कि दोहराई जा रही है। इसके 2-3 एंगल हैं धीरेन्द्र जी, उनको समझना पड़ेगा। जहां तक फाइनेंस का मामला है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है और स्थापित पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही हो बहुत सालों तक, उसके पास एज सच फाइनेंसर्स की तो कोई कमी होती नहीं है, डोनेशन की कोई कमी होती नहीं है। संजय यादव हो या कोई और हो, वो अगर बन भी गए हैं, पुल बन गए हैं फाइनेंसर्स के और तेजस्वी यादव के बीच में, तो उस पुल के समानांतर और बहुत सारे पुल बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। संजय यादव को अगर माइनस कर भी दें, यानी बाहर निकाल भी दें, तो जो फाइनेंस करने वाले हैं, जो दान देने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं पार्टी को, वो तो कहीं नहीं गए हैं, वो तो आपके पास आ जाएंगे। 2-4 महीने, 6 महीने आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। हमें याद रखना चाहिए ना कि एक बार कांग्रेस के कुछ खाते फ्रीज किए गए थे, क्योंकि अदालती आदेश के बावजूद इन्होंने कुछ टैक्स नहीं चुकाए थे, तो वो फ्रीज किए गए थे। तब इन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी छाती वाती पीटी थी, लेकिन पार्टी का कामकाज तो प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद तो अच्छे खासे और डोनेशन इनको मिले हैं। और पार्टी की जो पोजीशन है, जो आर्थिक सिचुएशन है, वो बहुत अच्छी बताई जा रही है। इसी बीच हमने नया मुख्यालय उद्घाटित होते हुए भी देखा है कांग्रेस पार्टी का, वो भी कंप्लीट हुआ है। तो बजाय, सिवाय इसके कि थोड़ा सा एक झटका लगता है, वो सब चीजें तो मैनेज हो जाती हैं। जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि कोई कमजोर नस तेजस्वी की संजय यादव के हाथ में है, वो ज्यादा इवेंट लगती है। हम लोग उस पर कुछ खुल करके नहीं कह सकते क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें आ रही हैं। तो ये चीजें, ये कमजोरी हो सकती है, उससे इनकार नहीं कर सकते आप। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई ऐसा, जैसे अमर सिंह की भी क्या हालत हुई थी बाद में समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह यादव ने भी अल्टीमेटली तो डिसोन कर ही दिया था ना, क्योंकि एक सीमा होती है, उस सीमा के आगे आप जब सब कुछ ही आपका दांव पर लगा हुआ दिखाई दे और कोई आपको ब्लैकमेलिंग पर आमादा हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो फिर तो आप, यही होता है कि यार इसकी बलि ले ली जाए,
परिवार को तो एकजुट रखा जाए, परिवार को तो कम से कम इस चीज से बचाया जाए। तो वो स्थितियां परिस्थितियां हम लालू यादव के परिवार में भी आते हुए देखेंगे और ये शायद जल्दी होगा, क्योंकि जो मुकदमे इस समय चल रहे हैं इनमें लगभग रोजाना सुनवाई एक केस की शुरू हो चुकी है। इन्होंने रुकवाने की कोशिश की थी, वो रुका नहीं, उसमें राहत मिली नहीं उच्च न्यायालय से, और इसमें अगर सजा हो गई तो उसके बाद सवाल ये है कि परिवार को संभालेगा कौन। तो ऐसी विपत्ति के समय, विपत्ति तो राजनीतिक विपत्ति भी एक बड़ी विपत्ति है, ये कोई छोटा मोटा झटका है नहीं, पूरे परिवार के लिए ही। आप केवल 25 सीटों पर सिमट जाएं और बड़ी मुश्किल से आपका नेता प्रतिपक्ष का पद बचा हो, तो ये कोई छोटी मोटी विपत्ति है नहीं। अभी भी मैं कई प्रोग्राम में कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि ये जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की कीमत पर राजनीतिक दल खड़े हुए थे, क्षेत्रीय दल खड़े हुए थे, कांग्रेस अब इन सबको एक एक करके निपटाना चाह रही है। अब कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो कांग्रेस की प्रासंगिकता के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि अ, अ, वो अब रिवाइवल के लिए लड़ रहे हैं, उसके फिर से पुनर्जीवित करने के लिए लड़ाई चल रही है और रणनीति बन रही है। ये अगर बिहार में तेजस्वी यादव, हालांकि उसका अनुभव बहुत कम है और लालू यादव की स्मरण शक्ति को लेकर के तमाम तरह की बातें आती रहती हैं, वो अगर ठीक तरीके से काम कर रही होती तो शायद लालू यादव, हालांकि लालू यादव के बारे में भी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि मटन बनाना सिखाते हुए राहुल गांधी को वही दिखाई दिए थे और मीसा भारती दिखाई दी थी। तो कांग्रेस से बार बार वो आकर के एक तरीके से लिपट ही तो रहे हैं। इसके बावजूद कि वो देख रहे हैं कि मैंने मीसा भारती का जन्म का नाम मीसा क्यों रखा था, तो वो जब इमरजेंसी लगी थी तब पैदा हुई थी, ये सारे लोग जेल में थे, तो मीसा का नाम जो है वो उसी मीसा के नाम पर रखा गया था। लेकिन फिर कांग्रेस के हाथों में आकर के खेले राहुल गांधी, और मनमोहन सिंह की और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ही खेल भी किए। तो कहने का आशय ये है कि जब आप ट्रैक से उतर जाते हैं और लोगों की जब समझ में आ जाता है, ठीक है, MY समीकरण इन्होंने बना लिया, एक मुकेश सैनी को साथ में ले लिया कि चलो एक और वर्ग ऐसा है कि जिसको हमने ले लिया है, लेकिन इसमें और क्या प्लस कर पाए आप सिवाय वामपंथियों के? और वामपंथियों का भी अपना एक समर्थक वर्ग है, वो भी सीमित है, कुछ कुछ पॉकेट में सीमित है। दूसरी तरफ जो जिनसे मुकाबला है आपका, वहां अगर देखें तो सोशल इंजीनियरिंग और राजनीतिक समझबूझ और समय पर सारे फैसले लेना, अगर कहीं समस्याएं हैं तो एक एक को बुला करके बात करना, उनको सेटिस्फाइड करना, आगे के लिए आश्वस्त करना। जैसे कुशवाहा को अमित शाह ने बुला करके बताया कि भाई आपकी राज्यसभा सीट कहीं जा नहीं रही है, इसको रिन्यू करेंगे, और बाकी भी वहाँ चूंकि विधान परिषद भी है तो आपके लोगों को देखेंगे, वहाँ भी एडजस्ट करेंगे, तो वो संतुष्ट हो गए। चिराग को भी बुला करके समझाया गया, जीतन मांझी को भी, और मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे एक अन्य मार्ग, करीब 1.5-2 घंटा तक बैठ करके बातचीत की उनसे। तो जो भी इश्यूज होते हैं अगर समय रहते आप नहीं सुलझा रहे तो फिर दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत यहाँ आई है। तो कहने का आशय ये है कि इनके परिवार पर इस समय बहुत बड़ा संकट है, और ये जो जग हंसाई हुई है रोहिणी के साथ मिसबिहेविंग, रोहिणी का कहना है कि मेरे ऊपर चप्पल से प्रहार करने का प्रयास किया गया, चप्पल उठाई गई। तेजस्वी उसका छोटा भाई है, छोटा भाई अगर बड़ी बहन पर चप्पल उठा रहा है और उसके अनुसार, उसके मैसेज के अनुसार उसके माता पिता रो रहे थे, बाकी बहनें भी रो रही थी जब उसने घर छोड़ने का फैसला किया। चंद्रिका राय की बेटी के साथ क्या हुआ, बड़ी बहू के साथ क्या हुआ, वो भी रोते हुए कैमरों पर देखी गई थी। घर की बेटी के साथ आपने क्या किया वो भी रोती हुई दिखाई दी, पटना एयरपोर्ट पर भी और दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर भी। इसका बहुत गलत मैसेज पूरे बिहार में गया है और बिहार के बाहर भी गया है। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप तो परिवार के भीतर ही जो सदस्य हैं उनको नहीं संभाल पा रहे हैं,
और उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत आत्मघाती साबित होती है। दरअसल मैं ये समझना चाह रहा, क्योंकि अभी तो चुनाव, अभी ये बिहार में चुनाव आएगा 29 में, उससे पहले तो चुनाव नहीं है। 29 में लोकसभा चुनाव होगा और उसके बाद फिर ये वापस 30 में चुनाव होगा। लेकिन क्या ये पार्टी, चूंकि अब ये सवाल बड़ा है क्या, लेकिन क्योंकि बहुत सारे मतलब मैंने देखा है कि जो समर्थक होते हैं जाति आधार पर बनी हुई पार्टियों का, विशेष तौर पे वो अपने नेताओं की हर बात जो है वो उसी को स्वीकार कर लेते हैं उसी तौर पे, और उसको एक उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। हालांकि अभी इसमें कम से कम इसमें बड़ा फंसा हुआ मामला इसलिए है क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी थी, लेकिन उसको भी गंदी किडनी कहा गया। जिस माई समीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, उसी माई समीकरण ने पूरा इस बार दोनों ही उजाड़ दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि माई समीकरण ने वहां मुस्लिम यादव जो समीकरण वोटिंग का था उसमें उसने 25 सीटों पे ला पटका। दूसरी तरफ ये जो मुस्लिम यादव समीकरण अपने घर में बनाया था, उन्होंने एक संजय यादव प्लस दूसरा रमीज नेमत, उन दोनों ने वो पूरा उखाड़ दिया। तो आपको लगता है कि ये पार्टी अभी सस्टेन कर सकती है, या चूंकि देखिए आप, हम लोगों ने ये तमाम चीजें देखी, चाचा को, पिता को, सबको साथ जैसा भी हुआ उस परिवार में, मुलायम सिंह फैमिली में, लेकिन उसके बावजूद उनके समर्थकों का, उनके जातिगत जो समर्थक हैं, उनके अंदर कोई बिखराव नहीं दिखाई दिया। ऐसा यहां भी होगा, ऐसा लगता है? देखिए, जिनको वोट बैंक मान करके आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं, बिहार के इस बार के खास तौर से मुस्लिम मतदाताओं के व्यवहार ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर 5 सीटें जीत ली हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ-कुछ जगहों पर बिखराव हुए हैं। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों को मुस्लिमों ने भी मतदान किया है, यादवों ने भी किया है। कुछ और जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का जो इनको वोट मिलता था, उनमें भी विभाजन हुआ है। तो ये सारा कुछ कब होता है? ये होता है जब आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना चीज़ों को, लोगों को, किसी समुदाय को, ये तब होता है। और जहाँ तक मुस्लिम मतदाताओं का प्रश्न है, तो कोई भी उनको ये मान करके नहीं चल सकता, उनके साथ ये मान करके व्यवहार नहीं कर सकता कि ये तो हमारा है ही, ये तो हमारी जेब में पड़ा ही हुआ है। वो किसी के नहीं है। वो अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग सीटों पर ये देख करके मतदान करते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को कौन हरा सकता है। वहाँ अगर असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट मजबूत है, आपका कमजोर है, तो वहाँ वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे। यानी आप आंख मूंद करके ये नहीं मान सकते कि ये 30-32% तो सारे मतदाता हमारे हैं ही, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आगे की। और वो शुरुआत आप कर भी नहीं पा रहे हैं कि इनमें से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कुल मिलाकर के महागठबंधन के सहयोगियों ने किया है और उनके नेताओं ने किया है, एक दूसरे के प्रति सम्मान एकदम नदारद था, एक दूसरे को मिटाने और ओवरलैप करने की भावना ज्यादा थी, अपनी पार्टियों की चिंता कुछ ज्यादा ही थी। ये मेरे विचार से पहला चुनाव है जब जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी बराबर बराबर सीटों पर लड़ रही थी। तो त्याग भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, त्याग जनता दल यू ने भी किया, और जो दूसरे महत्वाकांक्षी चेहरे इनके साथ थे, चिराग पासवान से लेकर के जीतन मांझी और कुशवाहा वगैरह, उन्होंने भी किया। नतीजा क्या हुआ? स्ट्राइक रेट देखिए आप क्या है, जिसको लेकर के अखिलेश कह रहे हैं कि हजम नहीं हो रहा है, यानी उनका हाजमा खराब हो गया स्ट्राइक रेट को देख करके। तो भाई अगर आप कई महीनों पहले से, बल्कि एक चुनाव खत्म हुआ उसके बाद आप अगले चुनाव की तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं, योजनाओं परियोजनाओं की घोषणा, फिर उद्घाटन, उसके बाद अलग अलग वर्गों को
अपने साथ किस तरीके से मंत्रिमंडल में और दूसरे बोर्ड में और दूसरी जगहों पर प्रतिनिधित्व दे करके छोटी छोटी जातियों को भी प्रतिनिधित्व देना, संगठन में सम्मान देना, लाभ के पदों पर भेजना, ये सब चीज अगर सीख। अब देखिए धीरेन जी, हमने तो बिल्कुल एकदम शुरुआती दौर से देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या कहा जाता है, बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है या अर्बन बेस्ड पार्टी है, शहरों की पार्टी शुरुआत है। में तो मणियों की आई, पहले तो मणियों की कहा गया। तो ये जो है, अच्छा आज की तारीख में क्या है, कौन सा वर्ग है जो इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है? लगभग सभी वर्गों का तो इनको वोट मिलता है। छोड़ दीजिए मुसलमानों को या ईसाइयों को, जिनका थोड़ा सा व्यवहार अलग रहता ही है, लेकिन कुछ राज्यों में तो उनका भी मिलता है इनको। तो ये रातों रात नहीं हुआ है। किसी पार्टी पर, किसी लीडरशिप पर अचानक किसी समुदाय का विश्वास जमता नहीं है, समय लगता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंचायतों के चुनाव भी जीतती है, लोकल बॉडीज के चुनाव भी जीतती है, विधानसभाओं के भी चुनाव जीतती है, लोकसभा के चुनाव भी जीत रही है। और जो आप कह रहे थे कि अब 29 में ही जाकर के चुनाव है, तो ऐसा होता नहीं है। राज्यों में लोकल बॉडीज के, पंचायतों के चुनाव भी होते रहते हैं बीच बीच में। और जो पार्टियां उनको सीरियसली नहीं लेती हैं, वो अपने कार्यकर्ता भी खो देती है, अपना बेस भी खो देती है। कांग्रेस का कबाड़ा ऐसी थोड़ा हुआ है। कांग्रेस ने जो निचले स्तर के चुनाव हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, उनको गंभीरता से लेना बंद किया। मतदाताओं ने और कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हर स्तर के चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ा जाता है, जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, लोगों को भेजा जाता है, मंत्रियों तक की ड्यूटी लगाई जाती है। बाकी तो छोड़ दीजिए, संगठन स्तर के पदाधिकारियों को तो लगाया ही जाता है, उनकी बेसिक ड्यूटी होती ही है। मंत्रियों तक की ड्यूटी लगाई जाती है। और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो खुद मुख्यमंत्री, अगर किसी राज्य में इनकी सरकार है तो मुख्यमंत्री सक्रिय हो जाता है। तो ये सारी चीजें, राजनीति को मछली पकड़ने का खेल समझने की भूल कितनी महंगी पड़ सकती है, ये बिहार के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर बताया। एक आखिरी सवाल के तौर पर देखिए, अभी मुझे तो लगता नहीं कि बंगाल में कांग्रेस के पास कुछ है, क्योंकि पिछली बार भी वो आ गई। हालांकि वामपंथी तो जीरो ही हो गए थे, निपट ही गए वामपंथी, तो उनका तो कोई लेना देना रहा नहीं, क्योंकि इसने कांग्रेस ने दीघा में फिर बाद में एक सीट हासिल की। लेकिन जो अगर हम देखते हैं कि वहां वो भी साफ है, फिर आसाम में उसके मुख्य मुकाबले में ले दे के है, क्योंकि बाकी केरल में एक वो अपने आप को जीता मान के चल रही है कि साहब अभी से होगा। लेकिन इस हार का, जितनी बुरी तरह ये हार हुई और जितनी बुरी तरह वो मुद्दा, जो मुद्दा था ही नहीं, जिसको बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, क्या लगता है उनकी टीम कोई इस बार और कोई इशू ला सकती है? या ये जो, चूंकि अब यहाँ से तेज प्रताप यादव या तेजस्वी का ये किस्सा यहीं से अगले 4-5 साल तक यहाँ चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए भी ये 2-4 दिन की बात है। उसके बाद ये एक पारिवारिक ड्रामा चलता रहेगा, सीरियल है जो वहां की जनता देखती रहेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का ये आगे जाने वाला इम्पैक्ट है, क्योंकि कांग्रेस इस बार अपने आप को असम में कह रही है कि हमको जीत के लिए लड़ना, हालांकि वो बुरी तरह साफ हुई। उसी तरह से अगर हम देखें, वो केरल में अपने आप को जीत के लिए मान रही है। तो आप, और फिर हम लोग अगर इसको और ज्यादा आगे बढ़ा के ले जाएंगे तो यूपी तक आता है। तो आपको क्या इम्पैक्ट दिख रहा है कांग्रेस का, राहुल गांधी का कोई मतलब रह गया इन चुनावों में, जो आने वाले चुनाव हैं, और इस चुनाव की हार जीत का कोई असर वहां होगा या नहीं? जब तक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब नेतृत्व ने ठान लिया है कि हमें झूठ ही बोलना है, जब उसने ये तय कर लिया है कि हमें जवाबदेही और जिम्मेदारी ऑन करनी ही नहीं है, तो फिर आप सुधार की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। और आपने पूरे तंत्र को, अपने प्रवक्ताओं को, सबको झूठ बोलना सिखा दिया है। उनकी जो लैंग्वेज होती है और वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वो गाली गलौज कर रहे हैं,
निचले स्तर से लेकर के और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों का जिस तरीके से निरादर कर रहे हैं। देखिए, मतदाता बहुत माइन्यूटली इन चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है। और मुद्दे मुद्दे तो छोड़ दीजिए, सबसे पहली बात होती है कि आपके व्यवहार में ईमानदारी है या नहीं है। आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, समाज हित की बात सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। आपको अगर नेगेटिविटी में आनंद की प्राप्ति होने लगी है और आप अगर उसी में जीना चाहते हैं, उसी में आप आनंद ले रहे हैं, तो फिर आज का मतदाता बहुत परिपक्व है। फिर वो उसी हिसाब से, उसी के अनुसार आपके साथ बिहेव करेगा। कई राज्यों के चुनाव हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि जीती हुई बाजी इन्होंने खुद हार दी। पिछली बार भी तो असम में और केरल में ये कहा जा रहा था कि भाई हर 5 साल में यहाँ तो सत्ता बदल जाती है। हरियाणा के बारे में भी यही कहा जाता है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। हिमाचल के बारे में भी यही कहा जाता है। हिमाचल तो अभी तक वो परिपाटी पर चल रहा है, लेकिन बाकी राज्यों ने उस परिपाटी पर चलना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि जो इस समय सरकार काम कर रही है वो बेहतर ही रहेगी इनसे, फिर हम इनको क्यों चुने। क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इनका व्यवहार जो है वो अजीबोगरीब है। चुनाव से पहले कुछ, चुनाव जीतने के बाद कुछ। तो ये जो मैंने कहा था कि पब्लिक का जो विश्वास है, किसी समुदाय का जो विश्वास है, वो किसी नेता या किसी पार्टी पर ऐसे ही नहीं जमता है, उसमें समय लगता है। समय के साथ साथ जो है वो फिर परखती है और परखने के बाद फिर उसको सपोर्ट करना शुरू करती है। तो इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान एक्चुअल में पार्टी का कर लिया है। इसलिए विश्वास के साथ कहा नहीं जा सकता कि साहब अगर असम में 10 साल से बीजेपी की सरकार है तो अब तीसरी बार वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और कांग्रेस आ जाएगी। ये हलवा भरी प्लेट नहीं है कोई भी चुनाव, कि आपने बस चम्मच उठाई और हलवा थोड़ा ठंडा हुआ और उठा करके अपना मुंह में रख लिया और खा गए। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बीजेपी और जनता दल यू सब कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि अपर हैंड है, लेकिन कभी भी क्या ये दिखाई दिया कि वो आनंद की मुद्रा में आए? नहीं। उन्होंने 6-7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगाए, केंद्रीय मंत्री भी लगाए, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के तमाम लोगों को वहां पर भेजा जो बहुत अनुभवी थे। खुद कमान जो है वो हर समय अमित शाह ने अपने हाथ में रखी, लोगों को बुला करके बात करते रहे, जाकर के मुख्यमंत्री से खुद मिले, बैठ करके घंटों बात की। आप जब तुलना करते हैं बीजेपी की मशीनरी की, बीजेपी की सोच की, अप्रोच की, रणनीति की, तो सही समय पर सही डिसीजन लेना। अब जब 10,000 की बात हो रही है कि जी चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 डाल करके उनको एक तरीके की रिश्वत दी गई। तेजस्वी क्या कर रहे थे? तेजस्वी ने नहीं कहा था कि 14 जनवरी को सभी महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपए आ जाएंगे। ये रिश्वत नहीं थी क्या? या हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, ये रिश्वत नहीं थी क्या? पूरी दुनिया में विकसित से विकसित देश के किसी प्रांत में हर घर में सरकारी नौकरी आज तक किसी ने, सरकार ने दी हो तो बता दें। और बिहार की तो हैसियत ही कितनी है आर्थिक रूप से जब मैं बात करता हूं, तो आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, इतना बड़ा लोगों को एक एक झूठा दिलासा दे रहे हो, उम्मीद दिला रहे हो केवल वोट लेने के लिए। तो फिर वो क्या? और दूसरी बात यह है कि ये पिच किसने तैयार की है जिस पर अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बैटिंग कर रहा है और चौके छक्के उड़ा करके स्टेडियम के बाहर भेज रहा है? ये तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, या जयललिता ने एक दौर में तमिलनाडु में शुरू किया था। ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो अब अगर ये उस पिच पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं तो फिर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है कुछ लोगों को? भुगतो अब इन चीजों को। इस खेल में तो पहले कांग्रेस माहिर हुआ करती थी सरकार गिराने के खेल में। अब अगर उस पिच पर ये लोग खेल रहे हैं तो फिर इतना रुदन क्यों होता है? तो ये सब रास्ते तो इन्हीं के दिखाए हुए हैं। आप म्यूट हैं शायद।
मुझे लगता है कि हम लोगों ने चर्चा बहुत की, लेकिन मैं दर्शकों को एक छोटी सी कहानी सुना के इसको खत्म कर रहा हूँ। आपसे भी चाहूंगा, ये कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एक बार एक जो है बच्चा बहुत रोए जा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा कि चुप हो जा, नहीं तो तुझे भेड़िए को दे दूंगी। उधर भेड़िया रात का वक्त था, जंगल में निकला था, उसने खिड़की से आती हुई आवाज सुनी, उसने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे कहीं ना मेहनत करनी है ना कुछ करना है, और मुझे आराम से बस यहीं बैठना है, वरना तो ये फेंक ही देगी थोड़ी देर में। बच्चे को माँ सुलझाती रही, थोड़ी देर बाद बच्चा रोता रहा और वो चुप होके आराम से माँ की गोद में सो गया। अब भेड़िया बार बार बैठा ही था, वो सोच रहा अब फेंका जाएगा, अब फेंका जाएगा बच्चा, अब आएगा अब आएगा। इतने में माँ ने बाहर झांक के देखा, उसको आवाज आई तो उसने देखा भेड़िया है, उसने शोर मचाया। सुनते ही भेड़िए पर गांव वाले टूट पड़े, अब लाठी वाठी खा के भागा चला गया भेड़िया। और उसने जाके कहा कि मैं तो उसकी बात पे यकीन कर रहा था। तो उसने कहा कि माँ अपने बच्चे को कभी देती है क्या? अबे अपने बच्चे को चुप करा रही है, वो खिला रही है। तो मुझे लगा विपक्षी नेताओं ने इस चुनाव में यही सोच लिया, वो लोग आके खिड़की के नीचे बैठ गए थे कि जनता अब जो है नीतीश से परेशान होगी, अपना वोट फेंक देगी। तो मुझे लगता है ये कहानी उनको अगर पढ़ लेनी चाहिए थी, जिस तरह से वो भागे हैं। और अब इस समय तो मुझे लग रहा है कि ये जो जूतों में दाल बट रही है परिवार में, ये एक बहुत ही ज्यादा उदाहरण है। मैं तो सवाल यही था कि क्या 2029 तक ये रहेगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि पार्टियां अक्सर रहती हैं, खासतौर से वो जो जातिगत आधार पर या भाषाई आधार पर बनती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओंकार सर, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से, बाकी आपसे फिर दूसरे विषयों पर चर्चा होगी। नमस्कार। जी जी, नमस्कार।